हाँ गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं भाई सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ। और अगर कोई होमवर्क था तो पहले हम उसे करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अपना जो टॉपिक चल रहा था, मैंने कहा था कि पहले टॉपिक को खत्म करेंगे एंड देन विल जंप टू वोकैबुलरी पार्ट। तो पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं, देखते हैं भाई क्या चल रहा था, क्या होमवर्क था, कितने पॉइंट्स हो गए थे। आई ट्राई माय बेस्ट टू गेट द टॉपिक ओवर इन टुडेज क्लास और मे बी टुमारोज क्लास। राइट, चलिए इन चीज़ों को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और आगे चलते हैं बहुत ध्यान से। तो जी ये हमारा जो होमवर्क था पहले हम उसे करते हैं। ओके, ये मैंने एंड वाली सारी बातें आपको बताई थी। मैंने कहा था एंड के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए थे और मैंने ये कहा था कि एंड के साथ मोस्टली जो वर्ब आती है वो कैसी होती है। एंड के साथ जो वर्ब है मोस्टली वो जो वर्ब आनी है बच्चे, वो वर्ब होती है प्लरल। लेकिन मैंने कहा था बड़ा ध्यान रखना, अगर कहीं सिंगुलर वर्ब आए तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। मैंने कहा था उस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की बातें मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इन सभी के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएं, कोई दिक्कत ना हो। कुछ होमवर्क दिया था उसे देख लेता हूं। हैव यू सीन द बॉय एंड गर्ल हु डांस्ड यस्टरडे? कई बार होता क्या है, लोग रूल्स को सीखकर ऐसा समझने लग जाते हैं कि रूल्स ही सब कुछ है। रूल्स को ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि ये रूल मैंने याद किया था और ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो सेंटेंस गलत है। राइट, उन्हें लगता है कि अगर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है और दूसरे वाले नाउन के पहले अगर आर्टिकल नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, एक ही नाउन है। क्या लगता है उन्हें? लगता है ये दोनों एक ही नाउन है, ऐसा उन्हें लगता है। राइट, लेकिन जरा देखो, क्या कभी बॉय और गर्ल ये एक हो सकते हैं? कैन दे बी वन थिंग और कैन दे बी वन पर्सनालिटी, कैन दे बी वन पर्सन एवर? नेवर एवर, वो कभी एक नहीं हो सकते बच्चे। बॉय और गर्ल दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए आपने आर्टिकल डिटर्मिनर्स दोनों के ही पहले लिखना होगा। हैव यू सीन द बॉय एंड द गर्ल? तो क्या करेंगे भाई, यहां लिखा जाएगा हैव यू सीन द बॉय एंड द गर्ल हु डांस्ड यस्टरडे? हैव यू सीन द बॉय एंड द गर्ल हु डांस्ड यस्टरडे? मेरी बात समझ आ रही है ना? इसे ऐसे करेक्ट करेंगे। बाकी इन सभी के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देता हूं ताकि चीजें जो है क्लियर हो जाएं। बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। चलिए इन सभी के, इनसे जो पहले पॉइंट्स रहे थे उन सभी के एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे दिए थे, है ना। इन पॉइंट्स को भी हम समझ लेंगे बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे। मैं ये पॉइंट छोटे कर देता हूं और एग्जाम्पल्स में यहां अब आपके लिए लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से राइट। चलिए अब मैं एग्जांपल्स दूंगा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है एग्जांपल को। आप अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपके लिए। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। राइट, चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हम अगले पॉइंट्स को भी देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें समझ लो। इनके बाद में एक और चीज आपको बताऊंगा जहां आपको यकीन नहीं होगा कि यार नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए था। कई बार आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के बेस पर चीजों को करेक्ट करने लग जाते हो, रिराइट करने लग जाते हो, फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में करते हो, जस्ट बिकॉज यू थिंक दिस इज व्हाट यू बीन स्पीकिंग फ्रॉम द डे वन व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। आपको लगता है कि आपने पहले दिन से ही ऐसे ही इंग्लिश बोली, सीखी, सुनी और समझी है, तो आपको लगता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं ऐसा ही बोलता हूं, मैंने ऐसा ही सुना है, बट दैट्स नॉट गोना बी करेक्ट एवरी टाइम। स्पोकन इंग्लिश के फंडे जो आपको फंडामेंटल जो ट्रिक्स दी जाती है वो हर बार यहां अप्लाई नहीं होती। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, पहले इन पॉइंट्स के जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं एक एक कर करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, टॉपिक खत्म होते ही हम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक की, मजा आएगा आपको। चलिए
तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा टॉम he and Tom is good friends, is good friends. दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने कहा he and she was under a tree, was under a tree. ध्यान से समझते रहेंगे. उसके बाद थर्ड देखते हैं. मैंने कहा they and the captain, they and the captain is still waiting for you, is still waiting for you, is still waiting for you. अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मिलकर करेक्ट करेंगे इन सभी को. मैंने कहा the captain and John, the captain and John, या आप यूँ कह लें the captain and the players, the captain and the players has performed well, has performed well. और फिफ्थ देखें ध्यान से, मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखेंगे. सॉरी गाइस, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हुए समझते हुए क्या करना है. ये मैंने एग्जांपल लिखा. अगला देखें क्या लिखा हुआ है. बिल्कुल, मैंने कहा a black and white cow is at the door, is at the door. और अगला देखेंगे, मैंने कहा अगला बहुत ध्यान से देख लेंगे. a black and white, a black and white cow are at the door, are at the door. फिर मैंने कहा the captain and the manager, the captain and the manager is very clever, is very clever. और अगला मैंने कहा the captain and manager, the captain and manager, the captain and manager are my cousin. अगला मैंने कहा the horse and the cart, the horse and the cart, the horse and the cart is in the field, is in the field. और अगला मैंने कहा 10th नंबर the horse and cart, the horse and
cart. The horse and cart were behind the tree. Were behind the tree. 11th देखेंगे. मैंने कहा the singer and John is not here. Is not here. और अगला देखेंगे. अगला मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा जैसा कि मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर. क्या कहा मैंने? ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट. इज हिज ब्रेकफास्ट. ये हो गया. और 13 देखना, मैंने कहा ब्रेड एंड butter. Bread and butter are not sold. Are not sold here. Are not sold here. 14th एक और देखें एग्जाम्पल. जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे बच्चे क्लैरिटी उतनी ज़्यादा आएगी. तो मेक श्योर कि हम चीज़ों को देखते और समझते हुए चल रहे हैं. सब कुछ समझ में आता है हमें. ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे. मैं कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं. हालांकि एग्जाम्पल्स आप यूं भी समझ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. राइट. ऐसे ही अगर मैंने कहा कि सचिन इज अ गुड player and Sachin is a good player and a great human being. A great human being. चलिए अब बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. हमें रटना नहीं है. रूल नंबर 23 लग रहा है, 24th है, 25th है, 26th, ऐसा नहीं. चीज़ों को समझेंगे, खुद करेंगे. लिखा ही एंड टॉम इज गुड फ्रेंड्स. आपको समझ आ रहा होगा. अगर रूल देखना है तो रूल नंबर कोई भी हो, मैंने आपको बताया था, जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं, एक प्रोनाउन हो एक नाउन हो, या एक नाउन एक प्रोनाउन, या दोनों जब प्रोनाउंस होते हैं तो वर्ब इज ऑलवेज प्लरल. या तो अब यूं रट कर चलो, या आपको साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पर ही और टॉम दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं. तो वी नीड टू यूज हियर अ प्लरल वर्ब. ही एंड शी वॉज, यहाँ फिर से दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? आपके दोनों ही सब्जेक्ट बच्चे क्या हैं? याद रखेंगे. यहां एक प्रोनाउन एक नाउन, ये दोनों प्रोनाउन. तो दोनों जगह वर्ब क्या आनी थी? इस वॉज को हटाकर कर दोगे आप वर्ब. दे एंड द कैप्टन, मैंने क्या कहा था? दे एक प्लरल है और द कैप्टन सिंगुलर है. मैंने कहा था इनमें से दोनों प्लरल हो या कोई एक प्लरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लरल ही आनी है. यानी आप लिख दो यहां आर. वैसे भी कैप्टन दे मिलकर एक नहीं हो सकते. राइट. द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, देखा आपने, ये वाला प्लरल हो गया. तो एक प्लरल हो या दोनों प्लरल हो, उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया? वर्ब आएगी प्लरल. इतना आपको पहले से पता है कि हैव इज अ प्लरल वर्ब. नेक्स्ट देखो फटाफट. अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इज, हालांकि काउ लिखा है लेकिन ध्यान देना आपने क्या लिखा? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट. यानी दोनों ही जगह आपने आर्टिकल लिखा. एक नाउन के लिए दो आर्टिकल्स कभी यूज नहीं होते. हाँ, अगर दो अलग अलग चीजें हैं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, अ ब्लैक काउ एंड अ व्हाइट काउ. अ ब्लैक काउ
and a white cow. But the point is, this is called redundancy, right? Redundant नहीं होना है हमें, जिस चीज को हम एक बार यूज कर चुके हैं और अगर हम उसे हटा सकते हैं तो मेक श्योर कि हम उसे हटाएंगे, ठीक है? उसे हटाकर हमें लिखना होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से। इसलिए यहां पर क्या है, यहां दो गाय हैं, यहां दो काउज हैं, एक काउ नहीं है, एक ब्लैक है और एक क्या है, व्हाइट। बच्चे याद रखेंगे इस कंडीशन में आपने क्या करना होगा, वर्ब को लेना होगा प्लरल। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर एट द डोर, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर एट द डोर। यहां आर गलत है, क्यों? क्योंकि आपने एक ही आर्टिकल लिखा इस पूरे नाउन के लिए। एक नाउन एक आर्टिकल, और वो नाउन कैसा है, सिंगुलर है। आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक ही गाय इसमें जो काली और सफेद रंग की है। ऊपर दो गायें थी, एक काली थी, एक क्या थी, सफेद थी, राइट, व्हाइट थी। वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम हियर। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ क्या कर देंगे आप, आर था तो क्या करेंगे आप, इज करेंगे, राइट, सिंगुलर। द कैप्टन एंड द मैनेजर इज वेरी क्लेवर। द कैप्टन एंड द मैनेजर बहुत सिंपल है। यहां पर क्या करेंगे, जस्ट गिव मी क्विक मोमेंट गाइस, आई जस्ट कंटिन्यू, जस्ट गिव मी क्विक मोमेंट। सॉरी गाइस, जस्ट गॉट अ कॉल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत कुछ आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहां तक कैप्टन एंड द मैनेजर, हालांकि आपने दोनों ही सब्जेक्ट्स कैसे लिखे हैं, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है बच्चे और ये भी सिंगुलर है, बट याद रखना यहां आर्टिकल है और यहां भी आर्टिकल है। एक नाउन के लिए दो आर्टिकल्स यूज नहीं होते, क्योंकि आपने दो आर्टिकल्स यूज किए हैं। इसका सीधा सा मतलब है दैट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स, एंड व्हेनेवर वी हैव टू मोर देन वन इन इंग्लिश इज कंसीडर्ड प्लरल, वी हैव टू यूज अ प्लरल वर्ब। बच्चे यहां क्या लिखेंगे आप, प्लरल लिखेंगे। बोलो क्या लिखूं मैं, आर, राइट। डिड आई मेक इट क्लियर? नाउ द कैप्टन एंड मैनेजर आर माय कजन, यानी जो कैप्टन है वही मैनेजर है। यहां जो कैप्टन है वही मैनेजर है और वही मेरा कजन है। देखो अगर ये प्लरल होते, एक तो यहां पर होता माय कजन्स और यहां होता द कैप्टन एंड द मैनेजर। आपने एक बार आर्टिकल लिखा, इसका मतलब है आपने इस पूरे को दो कंसीडर नहीं किया, आपने इस पूरे टर्म को एक नाउन कंसीडर किया है। और इसलिए बच्चे, इसलिए आपने यहां क्या करना है, आर को हटाकर बोलो भी इज लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, द हॉर्स एंड द कार्ट इज इन द फील्ड। द हॉर्स एंड द कार्ट, सिंपल है, यहां घोड़ा और गाड़ी दोनों अलग अलग हैं। दो आर्टिकल्स का मतलब दो नाउन्स हैं और दो नाउन्स इंग्लिश में हम प्लरल ट्रीट करते हैं, इसलिए आपने यहां क्या लिखना है, आर लिखना है। क्या लिखना है बच्चे, आर। आई होप दैट्स क्लियर। लाइकवाइज यहां देखो मैंने क्या लिखा, आर्टिकल टीएचई एक बार लिखा, दोनों नाउन सिंगुलर हैं और एक बार आर्टिकल लिखा गया। इसका मतलब है कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी नहीं, यहां पर इसका मतलब क्या बच्चे है, घोड़ा गाड़ी, तांगा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टोंगा, राइट। तो वी नीड टू रिमूव अ प्लरल वर्ब, वी नीड टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। वॉज ही क्यों ले रहा हूं, इज क्यों नहीं, बिकॉज सेंटेंस में जो एरर था उसमें पास्ट की वर्ब थी। तो जब भी आप रीराइट करेंगे या इंप्रूव करेंगे या करेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, उसी टेंस में करेक्ट करेंगे। द सिंगर एंड जॉन, क्या सिंगर और जॉन एक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, समझा चुका हूं मैं आपको। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर जॉन ही सिंगर है, तो मैंने पढ़ाया था जॉन कॉमा द सिंगर, सब्जेक्ट कॉमा क्वालिफायर, रिमेंबर दैट। द सिंगर एंड जॉन आर हो जाएगा, द सिंगर एंड जॉन आर। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। इसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको रूल देखना है कि पहले के पहले अगर आर्टिकल होता है और दूसरे के पहले अगर आर्टिकल नहीं होता है, तो कई बार हमेशा हम ये रट कर बैठे होते हैं क्या कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन ऐसा
हर बार नहीं होता। इज द क्लियर? ऐसा हर बार नहीं होता। ब्रेड एंड बटर, ये दोनों मिलकर एक यूनिट, एक चीज बना रहे हैं, उसका ब्रेकफास्ट। ये बिल्कुल सही लिखा है। ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हियर, आर नॉट सोल्ड हियर, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सचिन इज अ गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। याद रखना, सचिन इज, बात एक बंदे की हो रही है, तो एक बंदे के लिए आप दो बार अगर आर्टिकल यूज करोगे तो दैट्स ऑब्वियसली रॉन्ग, राइट? सचिन इज अ गुड प्लेयर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ना कि अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इसके पहले आर्टिकल क्या होगा बच्चे? ए हटा देंगे, क्या बनेगा? जो करेक्शन होगा बच्चे वो क्या होगा? सचिन इज अ गुड प्लेयर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एक ही बंदे की दो बातें हो रही हैं, ठीक है? 29 पॉइंट्स हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करेक्शन करना, और फिर आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर हम देखेंगे 30। 30 से देखते हो, 30 से आगे चलेंगे। नंबर 30। उससे पहले एक एग्जांपल देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा, सॉरी ये वाला नहीं, टॉम एंड द कैप्टन, टॉम एंड द कैप्टन। अब आपने बताना यहां वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल? going to meet the CEO, राइट? मैं ये जानना चाहता हूं यहां जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल। यहां वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल? टॉम एंड द कैप्टन। बिल्कुल भी नहीं रटना है बच्चे, आपको याद रखेंगे। आप समझ से मुझे बताएंगे कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। ये बच्चे मैंने आपके लिए होमवर्क बना दिया है, एक क्वेश्चन का होमवर्क बना दिया है बहुत कुछ समझाने के बाद, और इसे मैं जो है साइड में कर देता हूं। मुझे याद रहेगा कि भाई मैंने आपको होमवर्क दिया है। बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है? ये लिखा रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगले पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 30 है, उसे सीखने से पहले एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चीजें रटनी पड़ रही हैं, और बिल्कुल भी आपने कुछ रटना नहीं है, हर एक बात को समझना है, ध्यान से देखना है। तो पहले इस चीज को मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे मैंने कहा, फिजिकल and mental physical and mental health, यहां मैं प्ले लिखूं या plays a vital role in one's डेवलपमेंट। ये लिखा हुआ है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां जो वर्ब है वो प्ले आएगी। प्ले एक वर्ब है जो कि कैसी वर्ब है? प्लूरल। जबकि ये जो प्लेज वर्ब है वो वर्ब है कैसी? सिंगुलर। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक और एग्जांपल लिखूंगा। अब आपको अच्छी तरह पता, वो अगर हमारे पास वर्ब है तो पूरा पार्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। आपने देखना यहां क्या होना चाहिए। अगला मैंने लिखा, मैंने कहा, सोशल एंड इकोनॉमिकल growth of a country, social and economical growth of a country। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिपेंड लिखूं या डिपेंड्स लिखूं? ऑन द सिटीजन्स, राइट?
अब फिर मैं आपको बता दूं, यहां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक वर्ब डिपेंड है, एक वर्ब है डिपेंड्स। वर्ब जो डिपेंड है, मैं फिर से बता दूं, ये जो वर्ब है वो वर्ब है प्लरल, और ये जो वर्ब है बच्चे, ये वर्ब है सिंगुलर, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार आप ये देखेंगे कि हमारे पास प्रपोजिशन क्या है, ऑफ। वैसे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में प्रपोजिशन आ गया तो सब्जेक्ट ये बन गया। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट क्या बना, ग्रोथ। ग्रोथ जो कि एक क्या अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको लगता है कि सिंगुलर वर्ब यहां होनी चाहिए। गुड, वेरी गुड, सही है। ऐसे अगर ऊपर आ जाए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, प्ले और प्लेस, तो उस वर्ब के ठीक पहले जो कुछ लिखा गया ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां से यहां तक ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और उसमें भी आपको नजर आता है कि जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ है। फिर से एक बार, अनकाउंटेबल नाउन आपको नजर आता है, लेकिन याद रखना यहां पर, यही पॉइंट मैं ऊपर बताने जा रहा हूं, ये हमारे दोनों नाउन है, नाउन हेल्थ नाउन है और यहां ग्रोथ नाउन है। लेकिन उसके ठीक पहले मैंने दो एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ये दो क्या है बच्चे, एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान से देखना। ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडजेक्टिव है, राइट। ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडजेक्टिव, और ये दोनों ही एडजेक्टिव्स ऑपोजिट नेचर के हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स क्या हैं बच्चे, ऑपोजिट नेचर के हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ, यानी क्या है, फिजिकल और मेंटल, मानसिक और भौतिक जो विकास है, जो स्वास्थ्य है, वो किसी के भी विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी हम हेल्थ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ क्या है, दो अलग अलग तरह की हेल्थ है, एक फिजिकल और एक मेंटल। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जी हाँ ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे लिखता फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ तो शायद आपको बात बेहतर समझ आती, लेकिन ये बात वही है एक्चुअली। इसलिए यहां पर वर्ब कैसी चाहिए होगी, प्लरल। हमें यहां से प्लेस को हटाना होगा, यानी ये सब्जेक्ट प्लरल ट्रीट होगा। कैसा बच्चे, प्लरल ट्रीट होगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। सोशल एंड economical growth of a country. Now understand, social and economical growth of a country. growth तो ठीक है, लेकिन ये सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है। सोशल अलग हो गया, सामाजिक, और इकोनॉमिकल मतलब समझ रहे हैं आप, एडजेक्टिव। ये दो एडजेक्टिव हैं और दोनों ही अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। ये ग्रोथ, दो तरह की ग्रोथ है। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लरल। फिर से हमें प्लरल वर्ब लेनी होगी। वी हैव टू टेक अ प्लरल वर्ब इन द सेंटेंस। वी हैव टू रिमूव डिपेंड्स फ्रॉम द पिक्चर। यू हैव टू टेक अ प्लरल वर्ब। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। चलिए अब रही बात रूल की, तो वो बताता हूं। यहां से बच्चे जो रूल बनता है वो मैं ऊपर बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं। यहां हमारे पास सेंटेंस में यह रहा एडजेक्टिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 1, बीच में हमारे पास क्या है, एंड, और फिर क्या लिखा मैंने, एडजेक्टिव नंबर 2, और फिर यहां हमारा ये नाउन लिखा हुआ है। अब जो हमने वर्ब लेनी है वो कैसी लेनी है, जरा ध्यान से समझना। यहां ये जो वर्ब आएगी बच्चे, वो वर्ब कैसी होगी, प्लरल होगी। क्यों प्लरल हो रही है, क्योंकि ये दो जो एडजेक्टिव्स आपने लिखे हैं ये क्या है, एडजेक्टिव्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स, टू डिफरेंट, यानी दो अलग अलग एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों की बातचीत करते हैं, राइट। दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स दो अलग अलग चीजों की बात करते हैं, इसलिए हम वर्ब क्या लेते हैं, प्लरल लेते हैं। इज दैट क्लियर, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा डार्क and light, dark and light effect of this process, dark and light effect of this process is or are known to all,
इस प्रोसेस का जो डार्क नेगेटिव और लाइट पॉजिटिव लेंगे, यानी यहां पर फिर से हमारा जो नाउन है वो क्या है, इफेक्ट है, लेकिन डार्क नंबर 1 एडजेक्टिव एंड लाइट नंबर 2 एडजेक्टिव. आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट. नंबर 1 एडजेक्टिव, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 1 नंबर 2, राइट. अब यहां क्या होगा, यहां पर जो हम ये ले रहे हैं ये वर्ब, समझ रहे हो ना, हम दो तरह के इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी वर्ब कैसी आएगी बच्चे, प्लरल आएगी. तो ये पॉइंट नंबर 30 था. अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से देख लें, अगर हम जो है यूज करते हैं दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स को, तो वर्ब हमारे पास कैसी आनी होती है बच्चे, वर्ब हम प्लरल ही यूज करते हैं. इस बात का ध्यान रखेंगे. अगर दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स बच्चे हम यूज कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि हम वर्ब भी क्या लेंगे, प्लरल लेंगे, राइट. चलिए, काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा. बहुत ध्यान से चीजों को देखते हुए चलेंगे, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. चलिए, ये नंबर था 30th. ये क्लियर हुआ सभी को, गुड. आगे चलते हैं नंबर 31 की तरफ. बहुत ध्यान से देखें 31 क्या कहता है. 31 कॉन्सेप्ट वही चला, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको भाई. चलिए, मैं एक बात और आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना. मैंने यहां एक वर्ड लिखा नो. क्या लिखा बच्चे, नो. और नो के बाद मैंने यहां एक नाउन लिखा, ठीक है. नो के बाद का नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लरल भी हो सकता है. सारी बात इस पर ही डिपेंड करती है. अगर नो के बाद का नाउन आपने सिंगुलर लिया है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर प्लरल लिया है तो वर्ब प्लरल होगी. यहां बच्चे नो एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का अपना कोई नंबर नहीं होता. आपका सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है. अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर. मैंने बार बार आपको कहा, योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. मेरी बात समझ आई. आपका जो बच्चे सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा, कुछ और हो भी नहीं सकता. मैंने आपको बताया था. चलिए आगे चलते हैं इस चीज को देखते हुए बहुत सिंपल तरीके से. अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है. सिंपल कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही कुछ और बातें भी हैं. अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, जस्ट अ मोमेंट गाइस. चलिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ भाई, देयर इज होता है या देयर आर होता है, देयर इज और देयर आर, तो आप क्या कहेंगे, देयर इज और देयर आर, व्हाट डू यू से, देयर इज होगा या देयर आर होगा, व्हाट डू यू से गाइस, क्या कहते हैं भाई आप, देयर इज और देयर आर. तो आपको मैं बता दूं कि देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है. हाउ कम, लेट मी टेल यू, लेट मी गिव एन एग्जांपल. मैंने कहा देयर इज वन बॉय इन द क्लास, देयर इज वन बॉय इन द क्लास, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. बट अगर मैंने कहा देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट पेपर, देयर इज वन डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस टेस्ट पेपर, तो ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं. इसका मतलब कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई नंबर नहीं होता और हमें वो कंफ्यूज करते हैं. नंबर तो सब्जेक्ट का ही होता है, नंबर तो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन का ही होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हमें कंफ्यूज करेंगे. तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है. जैसे यहां नो था, नो का कोई नंबर नहीं होता, नंबर होगा अपने सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन का. ऐसे कई वर्ड्स होते हैं. जैसे देयर सुना आपने, हाँ जी हाँ, मैंने लिखा देयर, मैंने लिखा हेयर, मैंने लिखा बिलो, मैंने लिखा above, right, here, there, below, above, following, और बहुत सारे वर्ड्स बचे. जैसे मैंने लिखा enough, most, some, इनके साथ करना है क्या, आपको जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. इनके साथ एक्चुअली जैसा नाउन प्रोनाउन आएगा, इनका अपना नंबर नहीं होता, याद रखेंगे.
इनका अपना नंबर नहीं होता, इनके साथ का नाउन प्रोनाउन जैसा होगा वैसी ही वर्ब ली जाती है। अगर ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये नाउन प्लरल तो वर्ब भी कैसी होगी बच्चे, प्लरल लिखी जाएगी। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं और इस चीज को और क्लियर करता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिखा, मैंने कहा नो सैंपल वर sent to him for analysis. No sample were sent to him for analysis. मैंने कहा ये A पार्ट, B पार्ट, C और D पार्ट। तो याद रखना, मैं इसे नो सैंपल भी लिख सकता हूं और नो सैंपल्स भी लिख सकता हूं। बट मैंने क्या कहा था, अगर आपका सब्जेक्ट गलत नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट गलत नहीं है तो आप हमेशा सब्जेक्ट के लिए वर्ब को बदलेंगे। यानी यहां आपने क्या लिखना होगा, वॉज, नो सैंपल लिखा। क्या लिखा बच्चे, नो सैंपल लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता नो सैंपल्स, क्या लिखा होता, नो सैंपल्स, तो मैं इस वॉज को वर्ब में रहने देता, वर ही रहने देता। लेकिन यहां लिखा है नो सैंपल विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो। मैं आपको सिर्फ रूल्स ही नहीं बताता, मैं वो ट्रिक भी देता हूं जो एग्जाम में आपको एग्जामिनर आपसे पूछता है और आपको ट्रैप करता है। एक और एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा नो सैंपल्स वॉज सेंट टू हिम फॉर एनालिसिस। अब फिर वही बात है, ये रहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट। ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूं तो सैंपल्स को सैंपल कर देता हूं, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, राइट? और अगर मैं चाहूं तो वॉज को वर्क कर दूं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हमारा सब्जेक्ट गलत नहीं होता हम वर्ब को ही चेंज करते रहते हैं। एंड वी हैव टू मेक इट नो सैंपल्स वर सेंट टू हिम, नो सैंपल्स वर सेंट टू हिम। यहां वर लिखा जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा था, प्लरल, तो प्लरल वर्ब। यहां सब्जेक्ट कैसा था, सॉरी ऊपर सिंगुलर था, यहां सिंगुलर था बच्चे, तो जब सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब ले ली। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ना? चलिए अब एग्जांपल देता हूं आपको पॉइंट नंबर 32 के। नो के साथ, और ये बात नो की ही नहीं है, नो से ही बहुत सारे क्वेश्चन, नो को मैंने अलग से इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। इनफ भी बिल्कुल वैसा ही है। एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा देयर इज द प्लेयर्स who will play in the final games, in the final game। ये वो खिलाड़ी हैं जो फाइनल गेम्स में खेलेंगे। अगला देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा देयर इज द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या देयर इज द लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स who have been selected, who have been selected। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। देयर इज, यहां इज लिखना रॉन्ग है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चे, प्लेयर्स है, राइट? आप यहां पर क्या लिखोगे, आर। लेकिन यहां पर इस लिखना बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द लिस्ट है। और एग्जांपल्स देखो, फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा हेयर इज द क्वेश्चंस, हेयर इज द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व
राइट टुडे, राइट टुडे। और अगला देखो, मैंने कहा बिलो आर द पॉइंट्स, below are the points that we would discuss in today's meeting, right? एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा enough food were given to them yesterday, और अगला मैंने कहा enough questions was asked in his interview, एक और एग्जांपल देखो बच्चे, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द फंड्स is sent to America. Most of the fund हाँ जी, मोस्ट ऑफ द फंड्स इज सेंट टू अमेरिका। और अगला देखो 7 हुआ, 8 नंबर देखो, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द फी आर रिटर्न्ड टू द स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द फी आर रिटर्न्ड टू द स्टूडेंट्स। और अगला देखेंगे, मैंने कहा सम ऑफ द फ्लोर वॉज वेट, थोड़ा सा आटा जो है गीला था। और अगला मैंने कहा सम ऑफ द books was on the table, बहुत ध्यान से देखना, some of the books was on the table, बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको रटने जैसा नहीं है यहाँ पर। चलिए हर एक क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सही और क्या गलत, और फिर हम आगे चलते हैं। क्या लिखा भाई, पहला लिखा हुआ है here is the questions, है ना, दिख रहा होगा क्लियर, राइट। here is the questions that you need to solve right today। बच्चे here का अपना कोई नंबर नहीं होता, आपका जो सब्जेक्ट हो क्या है, that is the questions, this is your subject and remember this is plural and because it is plural तो भाई verb भी कैसे लेंगे आप, plural, तो बोलो क्या करेंगे, are। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर अगर ऐसा कर दूं here is the question, questions को question कर दूं, तो मैंने क्या कहा था, जब तक सब्जेक्ट रॉन्ग नहीं होता हम इसे चेंज नहीं करते, दिस हैज टू बी लाइक दिस। अगर आपका सब्जेक्ट करेक्ट है तो आपने क्या चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है आपने। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द क्वेश्चन। सो सब्जेक्ट बीइंग प्लूरल, द वर्ब हैज टू बी प्लूरल, राइट। चलिए बात आप समझ गए, बाकी आगे ओके। नीड प्लूरल वर्ब है, उसका सब्जेक्ट यू है, यू भी क्या है, प्लूरल है। अगला बिलो आर द पॉइंट्स, भाई आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट्स, प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एनफ फूड वर गिवन, अरे भाई यहां वर नहीं होगा, बोलो क्या होगा, वॉज गिवन, बिकॉज जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, एनफ फूड है, और वो कैसा है बच्चे, जी हाँ वो कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर लिखी जाएगी। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है इनफ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन हिज इंटरव्यू।
इनफ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, तो क्या यहां पर वाज ठीक है? नहीं, क्या कहेंगे आप? वर आस्क्ड, वर आस्क्ड, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इनफ क्वेश्चंस और वो प्लरल है। मोस्ट ऑफ द फंड्स इज सेंट टू अमेरिका, मोस्ट ऑफ द फंड्स इज सेंट टू अमेरिका, ध्यान से समझना, मोस्ट ऑफ द फंड्स इज सेंट टू अमेरिका, यहां हो जाएगा आर। मोस्ट ऑफ द फंड्स आर सेंट टू अमेरिका, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो मोस्ट नहीं है, क्या है? ये फंड्स, फंड्स मतलब क्या? ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? ये हो गया प्लरल बच्चे, राइट, प्लरल हो गया, ठीक है, इसलिए यहां पर वर्ब भी कैसी होगी? प्लरल लिखी जाएगी। चले भैया आगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है भैया आपके पास, उसे ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मोस्ट ऑफ द फी आर रिटर्न्ड टू द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फी आर। अब ध्यान से देखो, आपकी वर्ब यहां क्या है? आर है, जो कि प्लरल है। मोस्ट का अपना कोई नंबर नहीं होता, तो नंबर हमने किससे लेना पड़ेगा? फी से। प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, जी हां मैंने आपको बताया था, बट द पॉइंट इज इफ द वर्ड हैज गॉट नो फिक्स्ड नंबर वी नीड टू कैरी द नंबर ऑफ द वर्ड रिटन राइट आफ्टर द प्रपोजिशन, तो हमें उस वर्ड का नंबर लेना होता है जो प्रपोजिशन के ठीक बाद लिखा होता है। तो मोस्ट ऑफ द फी आर, यहां आर नहीं होगा बच्चे, बोलो क्या करेंगे आप? यहां आर नहीं, यहां कर दिया जाएगा इज। क्या किया जाएगा? इज। सम ऑफ द फ्लोर वॉज वेट, बच्चे वॉज बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि सम सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है फ्लोर, जो कि क्या है? अनकाउंटेबल। फ्लोर आटा, उसे गिना नहीं जाता बच्चे, तोला जाता है। सम ऑफ द बुक्स वॉज, सम ऑफ द बुक्स वॉज, क्या कहते हैं आप? सम ऑफ द बुक्स वॉज, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, क्या करेंगे आप? सम ऑफ द बुक्स वर हो जाएगा, सम ऑफ द बुक्स वर। डिड आई मेक इट क्लियर? सम ऑफ द बुक्स वर ऑन द टेबल। तो ये बात आपको समझ आई होगी। पॉइंट नंबर 32 भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर और प्लरल दोनों ही तरह से चीजों को यूज कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बहुत ध्यान से। पॉइंट नंबर 33 अराउंड 45 या 50 पॉइंट्स हैं इसमें। 33 क्या कहता है? 32 है ना? 33, राइट। 33 को बताने से पहले मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं कि भी रूल्स रटने नहीं होते, रूल्स समझने होते हैं। अगर बात आपको समझ आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, राइट। चलिए ध्यान से देखें, जैसे मैंने यहां के एग्जांपल लिखा, जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा वन ऑफ माय, यहां फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग और आर कमिंग। बोलो भाई क्या होना चाहिए यहां पर? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बड़ा सिली क्वेश्चन मैंने पूछा, बड़ा इजी क्वेश्चन। सिली तो क्या ही है, इज आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों? आपका ये प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के पहले वन आपका सब्जेक्ट हुआ, वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जरा देखना, पॉइंट बनाऊंगा मैं, 3-4 पॉइंट यहीं से बनाऊंगा। मैंने कहा आई नो द बॉयज, मैंने कहा आई नो द बॉयज, आई नो द बॉयज हु was dancing. I know the boys who was dancing. तो बच्चे यहां जो verb है वो क्या है? was. I know the boys. बच्चे ध्यान से देखना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? relative pronoun, RP, relative pronoun लिखूंगा भी ऊपर। यहां जो verb आनी चाहिए, देखो ध्यान से देखो, ये जो verb है no, प्लुरल है, वो सब्जेक्ट प्लुरल I के लिए है। ये जो was है ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर क्या होना चाहिए? आपने वर लिखना है। किसकी वजह से? बॉयज की वजह से। क्लियर? आई नो द बॉयज हु वर डांसिंग, आई नो द बॉयज हु वर डांसिंग। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, बहुत बढ़िया। इस बात को बहुत ध्यान से आपने देखना है, समझना है और आगे चलना है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए ये बात आप समझ गए। अब
टेक्निकलिटी देख लो, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन का अपना नंबर नहीं होता, वो तो किसी को रिलेट करता है, उसके बारे में बात करता है। जो एक्चुअली नंबर होता है वो होता है एंटीसीडेंट का। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और अगर वो प्लरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लरल होगी। ये बात आप समझ गए होंगे, राइट? एक और एग्जांपल देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक और एग्जांपल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई नो वन ऑफ द प्लेयर्स, आई नो वन ऑफ द प्लेयर्स, मैं खिलाड़ियों में से खिलाड़ी को जानता हूं, who was or were, क्या कहते हैं आप? who was or were playing well, playing well। बहुत ध्यान से देखना और समझना। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स में कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? वन था, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई थी। बट यहां बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है, लेकिन ये जो वर्ब है बच्चे याद रखना यहां वॉज नहीं वर आएगा। किस वजह से? क्योंकि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु हो गया और उसके ठीक पहले जो एंटीसीडेंट लिखा ये है एंटीसीडेंट, ये प्लरल है। आप अभी तक गलत मीनिंग्स निकालते हैं, अभी तक आप गलत इसका मतलब निकालते थे, ट्रांसलेशन आपका गलत हुआ करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक को जानता हूं, मैं ये कह रहा हूं वो खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे थे, खिलाड़ी द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग वेल, उनमें से मैं एक को जानता हूं। डिड आई मेक इट क्लियर? यानी वो अकेला नहीं था जो अच्छा खेल रहा था, राइट? खेल तो बहुत सारे रहे थे, उनमें से वो एक था जिसे मैं जानता था। यहां पर वर्ब कैसी आएगी? प्लरल आएगी। प्लरल मतलब क्यों? जैसा एंटीसीडेंट वैसी वर्ब, जैसा एंटीसीडेंट वैसी वर्ब। अगर यहां पर बॉय होता, आई नो द बॉय, तो क्या होता भाई? आई नो द बॉय हु वॉज डांसिंग हो जाता, राइट? लेकिन अगली बात जो आपको चौंकाने वाली है वो ये है, जो आपको चौंका देगी। देखो भाई क्या है वो, बहुत ध्यान से। मैंने कहा ही इज ओनली वन ऑफ द, he is only one of the players, he is only one of the players who, कई बार ओनली के साथ दैट भी लिख दिया जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ हु ही नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं दैट, हु, विच, हुम, बहुत सारे होते हैं। ही इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट इज लिखूं या आर गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका। मेरी बात ध्यान से समझना, ही इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट इज आर गोइंग टू अमेरिका। अब देखो यहां ये जो वर्ब है वो ही के लिए है, ये इज और आर का जो फंडा है वो क्या होगा? ध्यान से समझना, यहां इज और आर। अब ध्यान देना, आप कहोगे कि सर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके पहले एंटीसीडेंट प्लरल हो गया, तो वर्ब प्लरल आनी चाहिए। जी नहीं, याद रखना यहां क्या होगा, ये ओनली वन की वजह से, वन और ओनली वन में डिफरेंस है बच्चे, वन और ओनली वन में डिफरेंस है। अगर ओनली वन आपने लिखा हुआ है तो एंटीसीडेंट प्लरल लिखा जाएगा, क्योंकि वन ऑफ, टू ऑफ, फ्यू ऑफ, ऑफ यू ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लरल होता है। रटना है क्या भाई? कई है उनमें से एक की बात कर रहे हो। ओनली वन ऑफ के बाद का एंटीसीडेंट तो प्लरल है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? यहां थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछ रहा था। यहां जो वर्ब आएगी वो प्लरल नहीं आएगी, यहां जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब इसका क्या मीनिंग है? ही इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट इज गोइंग टू अमेरिका। खिलाड़ी तो और भी हैं, लेकिन वो एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है जो अमेरिका जा रहा है। खिलाड़ियों में मात्र वो एक खिलाड़ी है जो अमेरिका जा रहा है। अगर ओनली नहीं होता तो क्या होता? ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स दैट आर गोइंग टू अमेरिका, और तब इसका मतलब बनता कि वह उन खिलाड़ियों में से एक है। खिलाड़ी उन खिलाड़ियों में से, जो खिलाड़ी अमेरिका जा रहे हैं वो उनमें से एक है। लेकिन अभी क्या है, वो खिलाड़ियों में से एक तो है, लेकिन अमेरिका वो अकेला जा रहा और नहीं जा रहे हैं। तो एंटीसीडेंट के ठीक पहले लिखा गया, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट होता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे।
रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो अपने ठीक पहले लिखे नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है। मेरा रिलेटिव मेरे बारे में बात करेगा, आपका रिलेटिव आपके बारे में बात करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले वाले नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है, और उस ठीक पहले वाले नाउन प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। डिटेल में ये चीज जो है, ये टॉपिक जो है, ये टर्म जो है प्रोनाउन टॉपिक में समझ आएगा तो आप समझ गया। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट प्लरल तो वर्ब प्लरल हो जाएगी। लेकिन ओनली वन के साथ एंटीसीडेंट तो प्लरल लिखा जाता है, बट द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ये बात आप समझ गए। चलिए और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, पहले मैं ये 3 पॉइंट्स ऊपर बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है? चलो जी ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने यहां लिखा एंटीसीडेंट। क्या लिखा बच्चे? एंटीसीडेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रहा अपना रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान से समझना, इसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? आरपी। अब जो आपने वर्ब लेनी है वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लरल भी हो सकती है, एज पर द एंटीसीडेंट। राइट? जैसा एंटीसीडेंट होगा, और एंटीसीडेंट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। याद रखेंगे, एंटीसीडेंट हमेशा कोई नाउन और प्रोनाउन ही होगा। पहला पॉइंट हो गया। जैसा एंटीसीडेंट वैसी वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब को डिसाइड नहीं करता। लेकिन अगर आपने कहीं लिखा वन ऑफ, टू ऑफ, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से समझ लेना, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये जो है ये प्लूरल लिखा जाएगा। और याद रखना, ये ही क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। और इसके ठीक बाद हमने यहां क्या लिखा? रिलेटिव प्रोनाउन लिखा। क्या लिखा? रिलेटिव प्रोनाउन लिखा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, रिलेटिव प्रोनाउन लिखा तो इस कंडीशन में जो वर्ब आनी है वो कैसी होगी बच्चे? वो वर्ब प्लरल होगी, क्योंकि यहां आपका एंटीसीडेंट कैसा हो गया बच्चे? प्लरल। इसलिए वर्ब भी कैसी हो गई? प्लरल। लेकिन जरा 35 नंबर पॉइंट को देखो और समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने यहां लिखा ओनली वन ऑफ। अब फिर से एक बार, इसके बाद का नाउन प्रोनाउन कैसा होगा बच्चे? ये जो होगा वो प्लूरल ही होगा। और याद रखना, जी हाँ, ये हमारा एंटीसीडेंट तो है, लेकिन याद रखना यहां जो वर्ब आएगी, ये हमारा बीच में क्या लिखा गया? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन। राइट? यहां जो हम वर्ब लेंगे वो वर्ब इस बार याद रखेंगे आप, दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर। ये वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। जी हां, ये वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। और यहां पर ये जो वर्ब सिंगुलर आ रही है वो किसकी वजह से? ओनली वन की वजह से। 2-3 एग्जाम्पल्स देखो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई कैन सपोर्ट द बॉयज हु हैज बीन working for the country, for the country। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कहा they have
seen the thief who were stealing your books. Next, मैंने कहा this is one of his novels that is very popular. और अगला मैंने कहा this is only one of, यहां one of है, यहां only one of है, only one of his novels that are very popular, that are very popular. और अगला मैंने कहा he is only one of the teachers, he is only one of the teachers that is being awarded, that is being awarded. नंबर 6 देखो, मैंने कहा he is one of the singers, he is one of the singers who was singing at the party, who was singing at the party, right? ये मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, और ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स ऊपर लिखे 3 पॉइंट्स 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं ये 6 एग्जाम्पल्स, एक वो लिखा हुआ है और ये 6 एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि कहीं कोई सब्जेक्ट तो गलत नहीं है, राइट, फाइन, और वर्ब सही है या गलत है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, 6 एक और लिख लो, 7वां एक एग्जाम्पल और लिख लो, यहां पर लिख लेता हूं। मैंने कहा that was one of the car which was painted by John, ठीक है जी। यू गॉट 7 एग्जाम्पल्स गाइस, ठीक है। ये 7 एग्जाम्पल्स, एक वो रहा आपका, ये होमवर्क है। मुझे आप बताएंगे कि कहीं सब्जेक्ट तो गलत नहीं है, कहीं वर्ब तो गलत नहीं है। अगर आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सॉल्यूशन इसका डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को खत्म करने के बाद आई स्टार्ट द वोकैबुलरी सेशन, ठीक है। फिर मैं आपको 8-10 वोकैबुलरी की क्लासेस दूंगा जैसे हम पहले याद कर रहे थे, और इस बार मैं एग्जांपल्स के साथ आपको दूंगा। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।